तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलरी स्टार की नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 396 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा ही कि यहाँ पर आकर लू फेंग पे कई सारे बंदों ने हमला किया होता, जिनमें से काटू रेस का वॉरियर होता है, वहीं पे दूसरा ट्रांसपेरेंट वॉरियर होता है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वॉरियर की बात सुनकर लू फेंग समझ जाता है कि यहाँ पर आखिर वो कहना क्या चाहता है, यहाँ पे आखिर कैसा रहता है अकेले यहाँ पे काउंटलेस इराज तक रहना। और वो यहाँ पे जानता है कि वो कैसा महसूस किया था जब वो एडवेंचर के बाद अपने फैमिली से फाइनली रियूनाइट हुआ था। अब यहाँ पे वो क्रिएचर कैंगजिन क्लैन का होता है, वो लू फेंग से पूछता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास वो एनोनिमस स्कैनर मौजूद है। तो ये सुनकर तो लू फेंग भी थोड़ा सा स्टूपिफाइड हो जाता है। जिसके बाद क्रिएचर कहता है कि मैं यहाँ पे इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, अगर तुमने मुझे वर्चुअल यूनिवर्स में इंटर होने के लिए दिया तो मैं यहाँ पे सिर्फ उन सारे बाहर वालों से टच में रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि नहीं, मेरे पास नहीं है वो। तो ये सुनकर तो क्रिएचर और भी निराश हो जाता है। यहाँ पे लू फेंग उन सब पे कम्प्लीटली अपने सिंपैथी को नहीं शो कर सकता था, यहाँ तक कि लू फेंग के पास स्कैनर होता भी था। अब लू फेंग ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर यहाँ पे वो ऐसा करता तो वो आईसेल का एक कॉमन एनिमी बन जाता, जिसके कारण जितने भी पावरफुल एनिमी यहाँ पे मौजूद होंगे वो सभी लू फेंग पे मिल पर अटैक कर देंगे। लू फेंग इतना भी स्टूपिड नहीं था। अब लू फेंग उस क्रिएचर की तरफ देख कर कहता है कि चलो मैं तुमसे एक और चीज़ पूछता हूँ, क्या तुम ये बिलीव करते हो कि क्या यहाँ पे अगर किसी बंदे ने 10,000 टैक्स को कलेक्ट कर लिया तो वो बाहर निकल सकता है, और किसी ने क्या ऐसा किया है। तो क्रिएचर कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये जानता हूँ। वो कहता है कि ग्रीन नाइट ने ये पब्लिकली सबसे कहा होता है और वो हम सबसे खेल नहीं रहा है। यहाँ पे हमें नहीं पता कि वो खेल रहा है या फिर नहीं, लेकिन हम सब के पास कोई और रास्ता भी नहीं है उसको ट्रस्ट करने के अलावा। तो लू फेंग उससे कहता है कि आईसेल कितने पास्ट इरा से यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे कितने सर्वाइव किए और यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे वो क्रिएचर कहता है कि यहाँ पे किलिंग, बैक स्टेबिंग, इंटरव्यू, यहाँ पे हर एक चीज़ है। यहाँ पे तुम मारो या फिर धोखाबाजी करो, पीछे से आके मारो तो कुछ भी चलता है। यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही जीत सकते हैं और वीक को मार दिया जा सकता है। अब लू फेंग यहाँ पे उन्हीं सारे काटू क्लैन के बंदों के बारे में सोचता है जिसने अपने आप को खुद ही ब्लोन अप कर दिया था। वो भी लू फेंग से फाइट करना चाहता था, लेकिन वो खुद में बाद में मर गया। और लू फेंग इन सारी चीज़ों को समझ पाता है। जिसके बाद क्रिएचर आगे बोलता है कि पावर की बात रही तो यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे कई सारे एक्सट्रीम प्रेशर है। यहाँ पे इन्फिनाइट एरा लगभग की 860 पावरफुल सर्वाइव कर पाए हैं। तो ये सुनकर लू फेंग भी हामी भरता और क्या था कि क्या सिर्फ 860 यहाँ पे 11,000 अंडांग्स मारे गए। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ यहाँ पे किसी ना किसी को तो मरना ही होगा और यहाँ पे जिसके पास स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन मौजूद होगी वही एडवांटेज में होगा। और अभी जितने भी 860 सर्वाइवर्स मौजूद हैं वो सभी अभी पीक एम्प्रेस, हाई लेवल एम्प्रेस, वो सभी बहुत पावरफुल है। इतने ही पावरफुल है वहाँ पे कैसा है तो हाई लेवल एम्प्रेस भी मौजूद है जो कि छिपने के अलावा कुछ और तो कर ही नहीं सकते हैं। और बात रही पीक एम्प्रेस की तो वो भी एक दूसरे से फाइट करने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन फिर भी वो बॉटम के 800 में मौजूद हैं। यहाँ पे 50 लिमिट एम्प्रेस भी मौजूद हैं और वहाँ पे इन सारे 860 बंदों में से जो टॉप 10 बंदे हैं ना वो यहाँ के सबसे पावरफुल बंदे हैं और उसे एक इनविंसिबल एम्पायर के रूप में देखा जा सकता है। वहाँ पे 5 ऐसे बंदे हैं जो कि इनविंसिबल हैं और वो कहता है चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इसी के साथ दिखाया जाता है कि उसके इनॉर्मस आर्म्स में एक बड़ा सा टैबलेट आ जाता है और लू फेंग सामने देखता है कि वहाँ पे एक 10 मीटर टॉल आइस टैबलेट आ जाता है जो कि एक ठीकली डेमन रेस के कैरेक्टर्स को दिखा रहा होता है। और फिर वो बंदा कहता है कि ये यहाँ की रैंकिंग है और यहाँ की रैंकिंग सबसे पावरफुल बंदे इस आइसेल्स में मौजूद हैं।
और वो कहता है कि मैं भी यहाँ पे बहुत ही अकेला हूँ और इस आइस सेल में रह रहा हूँ। यहाँ पे अकेले रहकर आराम से प्रैक्टिस कर पाना भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी वक्त तुम पे अटैक किया जा सकता है। और इस इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में जो कि मैं यहाँ पे गुजारा हूँ, यहाँ पे रैंकिंग कुछ चीज़ों को डिस्ट्राइज करती है। यहाँ की इनविंसिबल एम्पर्स, उनमें से स्काई वुल्फ जो कि रैंक उन सब में टॉप पे आते हैं। लूफी कहता है कि यहाँ पे आखिर रैंक कैसे पॉसिबल की जाती है। यहाँ पे जब दो इक्वल होंगे तो आखिर उनमें से कौन बताया जा सकता है कि कौन यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे वो क्रिएचर कहता है ऑफ कोर्स हम लोग भी जानते हैं, लेकिन रैंकिंग स्काई वुल्फ के द्वारा की गई है और ये सभी उन सब की कॉम्बैट के दौरान हो गई होती है। यहाँ पे वो सभी अपने आप के जो फाइट किए होते हैं उन सब के नतीजे निकलते, उस हिसाब से उन सब के ये रैंकिंग को डिसाइड किया जाता है। और वो क्रिएचर लू फेंग से कहता है कि तुम्हें लगता होगा कि हम लोग पैथेटिक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अकेले हैं और हम लोग इस रैंकिंग पे ही निर्भर रह सकते हैं। और यहाँ पर क्रिएचर हंस रहा भी होता है। अब लू फेंग भी उस रैंकिंग टैबलेट की ओर देखता है और क्रिएचर आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन यहाँ पे और भी टेरिफाइंग पावरफुल, मुझसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि 5 इनविंसिबल एम्पर्स को यहाँ पे इतना आसानी से कोई भी डील नहीं कर सकता है। और बात रही तुम्हारी, तो तुम यहाँ पे एक न्यू कमर हो। यहाँ पे श्योरली तुम पे सब अटैक जरूर करेंगे, स्नीक अटैक करेंगे और यहाँ पर तुम्हें अपने पावर को शोकेस करना होगा, अनलेस कि तुम एक लिमिट बंदे को हराकर अपने आप को यहाँ पे साबित नहीं कर सकते कि तुम यहाँ पे अपने आप को इंड्यूर कर सकते हो या फिर नहीं। अगर तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए तो सारे लोग मिलकर तुम पे अटैक करेंगे, तुमको मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम्हें अपने स्ट्रेंथ को साबित करना ही होगा। तो लू फेंग भी कहता है ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। तो क्रिएचर कहता है कि क्या सच में तुम मुझे यहाँ से जाने दे रहे हो। तो यहाँ पे लू फेंग उसकी तरफ देखकर कहता है कि मैं अपने दिमाग को चेंज कर लूँगा अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो ये सुनकर वो कहता है कि बंदे यहाँ पे मैं तुम्हें एक सजेशन देने वाला हूँ, तुम्हें यहाँ पे किसी पर भी काइंडनेस शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आगे चल के यही तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है और तुम यहाँ पे मार जा सकते हो। और ये सुनकर वो क्रिएचर वहाँ से निकल जाता है और लू फेंग वहीं पे रुका होता है। फिर लू फेंग ने जितने भी उन टैबलेट्स पे नाम लिखे होते हैं उन सबको याद कर लिया होता है। इसके बाद वहाँ पे इन सारी बातों को जो कि क्रिएचर ने कहा होता है उसे भी याद रख लिया होता है। वो जानता था कि किसी वक्त पे उस पर अटैक हो सकता है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि काटू क्लैन का जो क्रिएचर होता है उसका रैंक 732 होता है और जो क्रिएचर होता है कैंगजियान लैंग का उसका रैंक 611 होता है और जो सोल स्वेलिंग बीस्ट लू फेंग पे अटैक किया होता है उसका रैंक 102 होता है। यहाँ पे वो रियलाइज कर लेता है कि काटू क्लैन और कैंगजिन क्लैन उसको जिसने उसे डिफीट किया है वो तो सिर्फ उन सारे रैंक के बॉटम का मौजूद है। वहीं पे सोल स्वेलिंग बीस्ट जिससे उसकी फाइट हुआ था वो एक हाई रैंक का बीस्ट था। फिर लू फेंग इन सबसे भली भांति परिचित हो चुका होता है और हमें यहाँ पे आइस के सेंटर आइस सेल के आइस सी को दिखाया जाता है जहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट मौजूद होते हैं। उन सब का नाम होता है आइस आइस सी, ईस्टर्न आइस सेल, वेस्टर्न आइस सेल, नॉर्थर्न आइस सेल एंड साउथर्न आइस सेल। ये सभी आइस सेल के नाम होते हैं जो कि 5 होते हैं और यहाँ पे वही पांचों इनविंसिबल एम्प्रेस ही अपने मैनर्स मतलब रहने वाला घर को बनाकर वहाँ पे रह रहे होते हैं और वो यहाँ पे हर एक सर्कमस्टांसेस में अनकॉमन मतलब ऐसे ही बेफालतू के झगड़ों में नहीं पड़ते हैं। या फिर लू फेंग बड़बड़ाते हुए खुद से कहता है कि यहाँ पे 3 इनविंसिबल एम्प्रेस है जो कि स्पेशल क्रीचर के हैं, जिनमें से कि 2 सिंग एंड क्लैन का है और बाकी एक आखिरी बंदा वो स्काई वुल्फ रॉयल डेमन रेस का बंदा है जो कि उन 5 एम्पर्स जो कि इनविंसिबल है वो सब होते हैं। लू फेंग कहता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट ह्यूमन के मुकाबले में 10 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। वहीं बॉडीज ऑफ ह्यूमन जो कि पीक एम्पर होती हैं वो किसी भी सेक्टर हॉर्स से 1 लाख टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वहीं पे वो बॉडी जो कि बीस्ट की होती है वो 1 मिलियन टाइम्स मोर फोर्सफुल होती है। नेचुरली ये सब ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं
और बताया जाता है कि इस यूनिवर्स में कई सारे स्पेशल रेसेस भी होते हैं, स्पेशल स्पीसीज भी होती हैं, जिसमें से वीकेस्ट स्पेशल स्पीसीज भी ह्यूमन बीइंग से 60 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। वहीं पे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल स्पीसीज ह्यूमन से फोर्सफुल में 200 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और बात रही पीक एम्प्रेस की, तो वो तो 220 मिलियन टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं सेप्टेलॉर्ड्स की, जो कि बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल है। और सी एंड क्लैम, जो कि एक स्कैर रेस से इस यूनिवर्स में वो मूसा क्लैसमैन के कंपेरेबल देखा जा सकता है, जो कि ह्यूमन से 10 टाइम ज़्यादा फोर्सफुल होते हैं। वही बात रही स्काई वुल्फ की, तो वो एक गिफ्टेड ह्यूमन में से एक है, जो कि 6 टाइम भी ह्यूमन से ज़्यादा फोर्सफुल है। और इन शॉर्ट देखा जाए तो 5 इनविंसिबल एम्पर वो बहुत ज़्यादा गिफ्टेड है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और इतने इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टॉर्चर के बाद उनकी पावर तो और भी ज़्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट में बढ़ चुकी होगी। और लू फेंग कहता है कि यहाँ तो 3 स्पेशल क्रिएचर के बंदे हैं और वो सभी यहाँ पे सर्वाइव किए हुए हैं और सभी तो इनविंसिबल बन चुके हैं। और वो कहता है कि स्पेशल क्रिएचर तो सच में ऑलमाइटी रहते हैं, उनकी ह्यूमन बॉडी से कंपेयर किया जाए तो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, आराम से अपने आप को इनविंसिबल लेवल तक ले जा सकते हैं। और लूफे इन सबको फेस कर पा रहा होता है कि उसकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो इन सब से अभी बहुत ही वीक था। फिर लू फेंग ऐसे ही आगे बढ़ना शुरू कर देता है और लू फेंग ने भी अपने लिए एक अंडरग्राउंड रेसिडेंस बना लिया होता है उसी आईसी में, और वो वहाँ पे टेम्पोररी प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब यहाँ पे लू फेंग बड़बड़ाते हुए कहता है कि यहाँ पे रैंकिंग टैबलेट के हिसाब से यहाँ पे जितने भी 5 इनविंसिबल एम्पर्स है वो मेरे टीचर ट्रूवैंड एम्पर की जितना पावरफुल है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे अभी 10,000 टैक्स को लेने के कैपेबल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा चीज़ है जो कि मैं इसको एक के रूप में यूज करूंगा अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। और यहाँ पर मैं एक एक करके सबको डिफीट करूँगा, जिसके बाद ही मैं आई सेल के बाहर जा पाऊँगा। और बात रही पर्पल नाइट की, तो यहाँ पे वो मुझे जाने या न जाने दे ये उस पर निर्भर करता है। अगर वो मुझसे खेलना चाहेगा तो यहाँ पे वो मुझसे खेल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे मैं अपने टीचर को बुला लूँगा और उसके पूरे के पूरे सिटी में ही केओस मचा दूंगा और उसको हर एक चीज़ खोना पड़ जाएगा। जिसके बाद लू फेंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है, अपने माइंड को क्लियर कर लेता है। जिसके बाद लू फेंग यहाँ पे इसको एक प्रैक्टिस फील्ड की तरह यहाँ पे ट्रीट करने वाला होगा। फिर हमें सीन चेंज का एक 3 मीटर हाइब्रिड क्रिएचर को दिखाया जाता है, जो कि एक स्कारलेट मास्क को पहने हुए था और उसका लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था। और जैसे ही वो किसी भी चीज़ को टच करता वो इवोपोरेट हो जाता। फिर वो आगे बढ़ रहा होता है और सामने वाटर लेक भी आता है, वो भी बॉयल होके उड़ जाता है और उसको सामने कोई भी उसको नहीं रोक सकता। फिर तभी वहाँ पे एक फुटप्रिंट आता है और वो कहता है ये तो स्ट्रेंज फुटप्रिंट है, और वहाँ पे उसकी जो वॉइस होती है वो चारों तरफ गूंज रही होती है। और अब फिर लू फेंग देखता है कि वहाँ पे एक स्ट्रेंजर हाई सेल है जहाँ पे उसकी फुटप्रिंट्स नहीं मिटी हुई होती है, और वो भी कहता है कि आखिर यहाँ पे कौन कॉन्फिडेंस है जो कि यहाँ पे फुटप्रिंट को भी छोड़कर जा रहा है, क्या उसे मरने का डर नहीं है। और तभी दिखाया जाता है कि लू फेंग वहाँ पे होता है कि वहाँ पे एक और पीछे से बंदा आकर कहता है ह्यूमन। लू फेंग उसको देखता है तो उसके माइंड में सारी इंफॉर्मेशन आने लगती है और वो कहता है कि बोन एम्पर टॉप 10 ऑफ द लिमिट एम्पर में से एक है जिसकी रैंक 11 है। लू फेंग ने सब चीज़ों को याद कर लिया होता है। हमें यहाँ पता चलता है कि 5 इनविंसिबल एम्पर में से 10 टॉप लिमिट एम्पर्स होते हैं और इनमें भी 15 मोस्ट पावरफुल क्रिएचर आई सेल में मौजूद होते हैं। पहले के 5 तो इनविंसिबल होते हैं, लेकिन पिछले के भी जो 10 लिमिट एम्प्रेस होते हैं वो भी किसी चीज़ का डर नहीं रखते हैं। यहाँ पे सामने जो बंदा होता है वो रैंक 11 का बंदा होता है और वो भी किसी से नहीं डरता है। अब वो उसकी तरफ देख कर कहता है ह्यूमन ह्यूमन। लू फेंग भी उसकी तरफ देख कर कहता है बोन एम्पर। यहाँ पे दोनों में एक तरीके का वॉर दिख रहा होता है और लू फेंग और बोन एम्पर में से भी बहुत ही किलिंग इंटेंट निकल रहा होता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं और भरोसा नहीं कर सकते और यहाँ पे एक दूसरे को मारना चाहते। और अब फिर बोन एम्पर को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग की तरफ देख कर कहता है कि तुम यहाँ से भागे नहीं, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि 10 एम्पर्स की फेम बहुत ही चारों तरफ फैली हुई है। अगर यहाँ पे दूसरे क्रिएचर आई सेल में होते हैं तो वो यहाँ पे तुम्हें देखते ही भागने शुरू कर देते हैं, वो तो भाग जाते, लेकिन मेरे लिए तो मैं यहाँ पे बिना
बिना तुम्हें हराए हुए यहाँ से भागने वाला तो हूँ नहीं, यहाँ पे मैं भागूंगा नहीं बल्कि तुम्हें हराऊंगा। तो ये सुनकर बोन एम्पर कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है, और जैसा कि तुम ये चाहते हो तो फिर मैं यहाँ पे रुकने वाला तो हूँ नहीं। जिसके बाद बोन एम्पर वहाँ से गायब होके सीधे लू फेंग पे एक बीम ऑफ लाइट बनकर अटैक कर देते हैं। लू फेंग को भी दिखाया जाता है जो कि अपने विंग्स को वाइब्रेट करके उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और अपने साथ में 8 ब्लैक बॉल्स को भी ले लेता है, और उसने अपनी लॉ इनकर्विंग्स को भी यहाँ पे मिला देता है, जिसके कारण वो उसमें बहुत ही पावर आ जाती है। यहाँ पे बोन एम्पर उस पर अटैक करता है, लेकिन लू फेंग पे वो स्क्रैच नहीं कर पाता, और वो लू फेंग की तरह मुड़ कर कहता है, स्माइल करते हुए कहता है, तुम तो फास्ट जरूर हो और तुम तो कंट्रोलर भी हो, ये तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे लू फेंग अपने बीस्ट गॉड को उसकी तरफ अटैक करता है, तो ये देखकर बोन एम्पर बहुत ही जोर से हंसने लगता है। वहाँ पे एक बड़ी रिफ्लेक्शन होती है जो कि बोन एम्पर क्लॉ की होती है, उसके कारण वहाँ पे एक बहुत ही शॉकवेव निकलता है। वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल फोर्स उस बीस्ट गॉड को वहीं पे सॉलिडिफाई कर देता है। अब इसको देखकर तो लू फेंग भी हैरान हो जाता है, और फिर बोन एम्पर लू फेंग की तरफ देखकर कहता है, ह्यूमन मैं यहाँ पे एडमिट करता हूँ कि तुम यहाँ पे मुझसे फाइट करने के लिए क्वालिफाई हो, और यहाँ पे तुम मुझसे फाइट कर सकते हो। यहाँ पे उसकी वॉइस एक थंडर की जैसी होती है जो कि पूरे के पूरे एरिया में रिवर्बरेट हो रही होती है, और उसी के साथ बोन एम्पर वहाँ पे और भी ज़्यादा अनबिलीवेबल काम कर देता है। वहाँ पे उसकी बॉडी की हाइट भी चेंज होना शुरू हो जाती है, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है, और वो एक सिल्वरी वाइट और अपने ऊपर आर्मर में चढ़ा लेता है। फिर इसे देखकर तो लू फेंग उससे कहता है, तो क्या ये तुम्हारी फाइटिंग फॉर्म में बोन एम्पर? फिर तो बहुत अच्छा है, तब इसे तुम सह कर दिखाओ। अब यहाँ पे वो भी लिमिट पे आ चुका होता है, और वो भी उससे फाइट करना चाहता था। वो भी अपने स्पीड आर्मर मतलब अपने स्पीड जो फाइट उससे करता है जिस बॉडी में, उस पर आ चुका होता है, और दिखाया जाता है कि दोनों में बहुत ही जोरदार ब्लास्ट की फाइट होती है। और बोन एम्पर को दिखाया जाता है जो लू फेंग को उस पर अटैक करता हुआ देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसकी क्लॉ भी फैंटम की तरह बन चुकी होती है, वो एक ट्रिजर की तरह लग रही होती है, और वो लू फेंग पे अटैक कर देता है। अब यहाँ पे बोन एम्पर के पास भी कई सारे ट्रेजर होते हैं जो कि उसको स्टेटस के कारण मिले होते हैं, और वो यहाँ पे इतने काउंटलेस ईयर से यहाँ फाइट कर रहा है, इसी कारण उसके पास कई सारे ट्रेजर्स मौजूद होते हैं। वहाँ पे चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। बोन एम्पर बीस्ट गॉड को फेस कर रहा होता है, उसकी क्लॉ भी काउंटलेस फैंटम की तरह उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है, साथ में अटैक भी कर रही होती है। फाइनली दिखाया जाता है बीस्ट गॉड का टेल वो क्रैक होना शुरू हो जाता है, और वो 8 बॉल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसको देखकर लू फेंग कहता है कि ये तो सच में स्ट्रांग है। इसने यहाँ पे उसके टेल को डिस्ट्रॉय कर दिया और साथ में 8 ब्लैक बॉल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पे उस बोन एम्पर की फाइटिंग स्टाइल, उसकी जो पावर लेवल होती है वो हेटी एम्पर के बराबर होती है, उससे भी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। यहाँ पे ब्लो एम्पर यहाँ पे लू फेंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि ह्यूमन अब तुम्हें मरना होगा। लू फेंग अपने विंग्स को सूख करके वहां से एस्केप करने की कोशिश करता है, और वहां पे लू फेंग कहता है, बोन एम्पर मैं तुम्हारे पावर को एडमायर करता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि मैं अभी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में फाइट करूंगा। लू फेंग वहां से निकल जाता है, और यहाँ पे निकलने के साथ ही उसकी वॉइस बोन एम्पर तक आती है, और इसको देखकर बोन एम्पर वहीं पे रुक जाता है, और वो कहता है कि ये ह्यूमन बीइंग ये तो सच में बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये तो उन 5 इनविंसिबल एम्पर से भी ज़्यादा फास्ट है। ऐसा लगता है कि हमारे आई सेल में एक और सुपर पावर बंदा आने वाला है। यहाँ तक कि बोन एम्पर भी लू फेंग से ज़्यादा फाइट नहीं किया होता है, लेकिन वो लू फेंग के पावर से थोड़ा सा जान चुका होता है, उससे इम्प्रेस भी होता है। वो उन सारे एवरेज एम्प्रेस से ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, और साथ ही में उसकी जो टेलीपोर्टेशन फास्टर स्पीड होती है वो भी यहाँ के सबसे ज़्यादा फास्ट में होती है, इसी कारण यहाँ पे टॉप 10 में आता है। अब यहाँ पे बोन एम्पर कहता है, लगता है कि यहाँ पे आई सेल में और भी मज़ा आने वाला है। यहाँ बोन एम्पर भी थोड़ा प्लीज होता है। अब यहाँ पे वो इनसाइड काउंटलेस ईयर्स में कोई भी केयर नहीं करता है, वो तो सिर्फ यहाँ पे फाइट करना चाहता है, मनोरंजन करना चाहता है। फिर
हमें दिखाया जाता है कि लूफेंग वहाँ से फ्लाई करके निकल जाता है और वो अपने उसी आइस हिल के उस ईस्टर्न पार्ट में जाता है जहाँ पे उसने अपने लिए रेजिडेंस बनाया होता है। लूफेंग वाइन के साथ वहाँ पे उन सारे बैटल्स को सोचने लगता है जो कि उसके साइड उस बोन एम्पायर के साथ किए होता है और वो कहता है कि मैंने सोचा था कि यहाँ के क्रिएचर उतने पावरफुल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे ये इतने पावर होंगे। लगता है कि मैं गलत हूँ, यहाँ पे इनके पास तो कई सारे ट्रेस भी मौजूद हैं। अब लूफिंग यहाँ पे उन सभी के बारे में सोच रहा होता है। कहता है कि यहाँ की पावर एक ट्रेजर किसी भी टेन के साथ आराम से मैच कर सकती है अगर इसको प्रॉपरली यूज किया जाए। वो लूफिंग उन सब के बारे में सोचता है और वो कहता है कि जो पावर इस आइस हेल में मौजूद है वो बाहर के मुकाबले बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है और यहाँ पे हार्श कंडीशन भी है, जिसके कारण किसी को भी फोर्स कर दिया जाएगा कि वो अपने आप को तेजी से इम्प्रूव कर सके। यहाँ पे लूफेंग इन सब के बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है कि लेकिन फिर भी यहाँ के आउटसाइड के मुकाबले इनसाइड का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे ट्रेजर को स्टडी करना भी बहुत ही ज़रूरी है, वो इसमें बहुत ही काम देते हैं। और लूफेंग कहता है बोन एम्पर, ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन एक एवरेज एम्पर के बराबर में थी, लेकिन फिर भी उसके पास जो परफेक्ट क्लॉ की टेक्निक होती है, ट्रेजर होती है, वो उसके साथ कंप्लीटली फिट बैठ रही होती है और वो उसी क्लॉ की मदद से इतनी परफेक्टली मूवमेंट के साथ फाइट कर पा रहा था। लूफिंग ये बिलीव करता है कि ये बोन एम्पायर का एक सीक्रेट मूव होगा जो कि उसने इसको स्टडी करते समय इन्वेंट किया होगा। लूफिंग इन सब के बारे में सोच रहा होता है और यहाँ पे बहुत ही लंबी चौड़ी बकवासी बातें लिखी हुई होती है, इसको कि मैं स्किप करता हूँ। अब इन सबको सोचने के बाद लूफेंग कहता है कि नहीं, मैं गलत था। यहाँ पे जब से मैंने अपने मून पॉलिसी को यहाँ पे क्रिएट किया है और जब से मैंने केओस सिटी को छोड़ा है तो मैंने अभी तक अपने सीक्रेट मूव को स्टडी नहीं किया है। और लूफेंग कहता है कि अभी तक मैंने ये तक रियलाइज़ नहीं किया है कि आखिर में इस ट्रेजर में कितने और सीक्रेट मौजूद हो सकते हैं। मेरे पास ट्रेजर है जो कि स्टार मैप है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर मैं इसको अच्छे से यूज करना सीख गया तो इसमें कई सारे सीक्रेट है जो कि मुझे मदद कर सकते हैं। मून पॉलिसी तो लूफेंग की एक लॉ ऑफ ब्लेड थी जो कि लूफेंग अपने साउ विंग्स के साथ यूज करके एक कंबाइन अटैक कर सकता था। बात रही गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तो वो तो उसके लिए क्लोज कॉम्बैट में सहारा दे सकती थी और साउ विंग्स को भी वेस्ट वो नहीं कर सकता था। इसी कारण तो लूफेंग ने यहाँ मून पॉलिसी को बनाया होता है और लूफेंग यहाँ पे दूसरे सीक्रेट मूव को भी सोच रहा होता है। लूफेंग कहता है चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। ट्रेजर्स, जीन्स, एम्पलीट्यूड सीक्रेट मूव, ये ऐसी चीज़ है जिसे लूफेंग को अभी ध्यान देना होगा, अपने आप को और भी पावरफुल बनाना होगा। लूफेंग को अभी अपने आउटर बॉडी को नहीं बल्कि अपने यहाँ पे इनर कैपेबिलिटीज़ को ट्रेन करना होगा, जैसे कि स्टार मैप हो गया। अब लूफेंग इन सब के बारे में सोचता है और फिर से बकवास लिखी होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ। अब भी लूफेंग वहाँ पे अपने प्रैक्टिस को शुरू कर देता है और साथ ही साथ में वर्चुअल वर्स में भी कनेक्ट करता है। वहाँ पे वर्चुअल वर्स में अपने एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराने लगता है। उसे यहाँ पे स्टार मैप में सिमुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, उसे बस चाहिए था तो वेपन, साथ ही साथ स्पिरिचुअल फोर्स जो कि सेम क्लास में उसको यूज़ कर वो यहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और यहाँ पे वो ऐसे अपने स्पिरिचुअल फोर्स वेपन पे ज़्यादा अटेंशन दे रहा होता है और वो कहता है कि इसी कारण में केओस सिटी के मास्टर यहाँ पे इन सब के ज़्यादा ऊपर दबाव दे रहे थे। अब लूफेंग वहाँ पे ऐसे ही अपने आप को ट्रेन करना शुरू कर देता है और वहाँ पे अपने आप को और पावरफुल बनाने लगता है। यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ होती है लूफेंग की यहाँ पे आने की वो भी यहाँ पे फैलने लगती है। यहाँ पे सभी लोग बात कर रहे होते हैं। वो कहता है कि आखिर मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ। यहाँ पे एक ह्यूमन और बोन एम्पायर में फाइट हुई थी जो बहुत ही इनक्रेडिबल थी और उसकी एनर्जी जो निकली थी वो देखने लायक थी। मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा। मैं जो ये बात बता रहा हूँ ये सच है। तो वहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि ये बहुत ही आउटरेजियस है। तुमने कहा कि वहाँ पे एक ह्यूमन है जो कि अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकता है, वो भी बोन एम्पायर से, वो भी 10 टाइम फास्टर। और तुम्हें पता है कि आखिर यहाँ पे सबसे आईसेल में फास्टेस्ट कौन है? ये 5 इनविंसिबल एम्पायर्स, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स को पोजेस करते हैं। आखिरकार वो इस ह्यूमन से स्लो कैसे हो सकते हैं? तो पहला बंदा कहता है कि नहीं, मैं ये ट्रुथ कह रहा हूँ, ये सच बात है। और यहाँ पे वो लोग
फेंग के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं पर दूसरा बंदा मान ही नहीं रहा होता कि ऐसा भी हो सकता है। फिर वो कहता है कि मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा है और मैं यही बता रहा हूँ जो मैंने खुद से देखा है। यहाँ पे आइस हॉल देखा जाए तो ये बहुत ही इनॉर्मल प्लेस है, यहाँ पे कई सारे बंदे छिपे रह सकते हैं और यहाँ पे कुछ भी किसी वक्त हो सकता है। सीन चेंज कर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे आईसेल में रहे हुए भी लू फेंग को 10 साल हो चुके होते हैं। उनमें से हमें 5 इनविंसिबल एम्पर का सीन दिखाया जाता है जो कि स्काई वुल्फ होता है, वो भी रैंकिंग के आईसेल में अपडेटेड वर्जन को पोस्ट करता है और वहाँ पे लू फेंग जो ह्यूमन न्यू कमर होता है उसे वो लोग 18 रैंक देते हैं। अब यहाँ पे स्काई वुल्फ वो ह्यूमन के बारे में थोड़ा हाईली सोचता था, लेकिन फिर भी उसने उसे 18 रैंक किया था क्योंकि अभी तक लू फेंग ने सिर्फ 3 ही फाइट्स को किया होता है। लू फेंग की स्पीड को मद्देनजर देख के लू फेंग का वो निकनेम स्पीडी रख देता है और यही नाम यहाँ पे लू फेंग का फेमस भी होने वाला है। फिर वो इसी के बारे में सोच रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि वो एक इकलौता ह्यूमन मौजूद है इस आईसेल में और वो डेफिनेटली वर्चुअल यूनिवर्स में कनेक्ट करने के लायक होगा खुद से। उसके पास ज़रूर कोई हाई सोशल स्टेटस होगी, उसके पास पावर जरूर होगी जिसके कारण वो यहाँ पे आ सकता है और वो तो एक स्पिरिचुअल फोर्स लीडर भी है, वो शायद कोई स्लेव्स को भी कंट्रोल कर सकता है, तो उसके पास जरूर कोई ना कोई एनोनिमस अकाउंट जरूर होगा। और वो कहता है कि यहाँ पे जो लॉजिकल और कन्विंसिंग रूमर्स हैं वो वर्चुअल यूनिवर्स के हैं, क्या उसके पास सच में एक एनोनिमस अकाउंट होगा? वो इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है और वो भी ये जानता था कि अगर लू फेंग के पास सच में एनोनिमस अकाउंट होगा तो उस पर सब लोग अटैक करेंगे ही और उससे छीनने की कोशिश करेंगे। वो यहाँ पे सोचता है कि आखिर मैं उस बंदे स्पीडी को कहाँ ढूंढ सकता हूँ और वो कहता है कि मैं उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ, वो अभी कहाँ पे छिपा होगा। और वो कहता है कि आखिर हम लोग उसको ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं, ये आईसेल ये इतना भी बड़ा नहीं है, आखिरकार हमने उसके हर एक इंच को खोज लिया लेकिन अभी तक हमें वो स्पीडी बंदा नहीं मिला है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि 10 सालों में उन्हें लगा था कि लू फेंग के पास जरूर ना जरूर कोई एक एनोनिमस अकाउंट होगा जिससे कि वो वर्चुअल यूनिवर्स में कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। इसी कारण सब लोग लू फेंग को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन लू फेंग अभी यहाँ पे नहीं होता, वो छुप गया होता है, वो एक प्रैक्टिस में भी होता है और यहाँ पे पावरफुल क्रिएचर भी लू फेंग को देख खोज रहे होते हैं और वो लू फेंग से थोड़ा सा इरिटेट भी हो चुके होते हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता कि वो लू फेंग को ढूंढ नहीं पाए। यहाँ तक कि वो माइक्रो डिटेक्टर से भी लू फेंग को खोज लिए थे लेकिन वो तो लू फेंग को खोज ही नहीं पा रहे थे। और अब फिर हमें सीन चेंज कर नर्टन आईसेल के एक स्ट्रॉन्ग क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि सिल्वर आई के नाम से जाना जाता है। अब सिल्वर आई वहाँ के 2nd रैंक पे आता है उस आईसेल में और वो भी उन 5 इनविंसिबल एम्पर में से एक था और उसकी आंखें हमेशा मोस्ट ऑफ टाइम बंद रहा करती थी, लेकिन जैसे ही वो अपने आई को खोलता था वहाँ पे सामने कोई ना कोई बंदा जरूर होता था और वो बंदा जरूर में मारा जाता है। और अब फिर हम यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो उस थ्रोन पे पैलेस पे बैठा हुआ था और वो कहता है वर्चुअल यूनिवर्स और वो भी थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अफेक्शनेट होता है। वहाँ पे 2 एम्प्रेस होते हैं जो कि सिल्वर आई से होते हैं और वो मेंटली मैनिपुलेट किए जा रहे होते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी एक दूसरे को स्लेव नहीं देखना चाहता है, वो किसी के भी माइंड कंट्रोल के अंदर नहीं आना चाहता है और लेकिन यहाँ पे इस 2 एम्प्रेस को उसने स्लेव बना लिया होता है। वहाँ पे एक स्लेव कहता है मास्टर इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पे किसी ने भी उस ह्यूमन को भी नहीं देखा है और हमें भी नहीं पता कि क्या उसके पास एनोनिमस अकाउंट है या फिर नहीं, लेकिन वो एक स्पिरिचुअल फोर्स लीडर है और हो सकता है चांस कि उसके पास वर्चुअल यूनिवर्स में कनेक्ट करने के लिए डिवाइस होगा। तो सेकंड स्लेव भी कहता है कि मास्टर मुझे भी ऐसा लगता है। तो सिल्वर आई कहता है कि मैं उस इंसान को देखना चाहता हूँ। तो वो बंदे कहते हैं कि मास्टर हम उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो वो बंदा कहता है कि आखिर वो अपने आप को ऐसे कैसे छिपा सकता है, तुम जाओ उसे ढूंढ कर लाओ, मुझे कैसे भी करके वो चाहिए। अब देखा जाए सिल्वर आई रैंक आता है 2nd नंबर पे और उसे अच्छी खासी नॉलेज थी टाइम और स्पेस की और वो एक स्पेशल क्रिएचर था। इसके कारण ही लू फेंग की स्पीड उसके सामने कुछ नहीं थी और स्पीड यूजलेस होता है जबकि किसी बंदे के पास टाइम स्टॉप की पावर होती है। और यहाँ पे हमें पहली दफा मिलने वाला है टाइम स्टॉप पावर का बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन। तो आगे चल के आपको टाइम स्टॉप की एबिलिटी के बारे में भी पता चलेगा जो कि खास तो है लेकिन पावर के सामने कुछ खास नहीं होता। और फिर इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।